शुक्रिया अदा करने हैं कि ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ। Goel sir, from where we are speaking, Patel Nagar is about 90% Punjabi population is there. So I again start the program. आजकल वसीम साहब, दिल्ली की पॉपुलेशन हमारे पंजाब के किसानों ने बहुत बढ़ा रखी है। वो तो साहब अंदर ही नहीं आने दे रहे उनको। एक ही बात है, वो तो अंदर ही नहीं आने दे रहे, नहीं तो बढ़ जाते अभी तक। मैं सबसे पहले सब अतिथियों का, पार्टिसिपेंट्स का, स्पीकर्स का, चेयरमैन साहब का, श्रीवास्तव साहब का, मिस्टर खिवानी का और मिस्टर मनीष मेहता, मिस नितिका खिवानी, इन सबका वेलकम करता हूं। हमारे गोयल साहब हमारे बहुत ही अजीज और बहुत ही प्यारे दोस्त हैं। ये हमारे साथ बाहर भी बहुत गए हैं और इनकी एक पहचान है कि एक बार ये मेरे साथ दूर ऑडियंस में बैठे हुए थे जबलपुर में, और जबलपुर के चीफ जस्टिस साहब आए हुए थे। वो बोलते हैं केएल गोयल साहब नमस्कार। मैंने कहा यार ये तो कमाल कर देता, वो मुझे नजर नहीं गोयल साहब आ रहे हैं और चीफ जस्टिस को नजर आ रहे हैं। तो मुझे पता लगा मैं इनकी पावर क्या है। दूसरा, इनको गोयल साहब को 52 साल से अधिक का एक्सपीरियंस हो गया है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के आगे भी बहुत आर्गू किया है और ये डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट हैं और हमारे AFTP के ये नॉर्थ जोन के चेयरमैन रह चुके हैं। आई वेलकम गोयल साहब। थैंक यू। पंकज घिया जी हमारे 32 इयर्स का एडवोकेसी का एक्सपीरियंस है और ये हमारे AFTP के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं और इन्होंने मोर देन 2000, मेरे को एक ही बात कहनी है कि जितना हम सब ने यहाँ बैठे हुए मिलके सेमिनार किए होंगे उतना अकेले पंकज जी ने कर दिए होंगे। मेरे ख्याल इससे बड़े इंट्रोडक्शन मैं इनकी नहीं दे सकता। नेक्स्ट अब अगर इशू आता है, एक मिनट वो वसीम साहब, एक मिनट, एक चीज आप मिस कर गए। पंकज घिया जी हैज बीन अवार्डेड द मैन ऑफ द ईयर फ्रॉम by AFTP for the year 2020। तालियां हमें भैया आगे बजानी है। अब इशू ये है कि हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और एडवोकेट्स के लिए सम्मान आता है तो हम लोगों को कुछ परेशानी सी लगती है, तो हमको ये देखने में थोड़ा लगता है, डिफिकल्टीज आती है कि ये विलफुल डिफॉल्ट है, नॉन फुलफिल है, ये आगे जाके बनेगा नहीं बनेगा, एंटर करने को तैयार हो जाते हैं। इसमें सेक्शन 67 से 74 तक के प्रोविजंस हैं, वो आज भैया जी कुछ क्लियर करेंगे। और मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट का इंटरेस्ट होना चाहिए, परंतु SSC का या डीलर का भी होना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले मैं गोयल साहब को अनुरोध करूंगा कि इस टॉपिक पर कुछ अपना लाइट डालें, उसके बाद हमारे ओवर टू। और इससे पहले मैं शिवानी मैडम से बोलूंगा कि हमारे गोयल साहब का और घिया जी का बायोडाटा इन ब्रीफ पढ़ दें। इनका बायोडाटा बहुत बड़ा है दोनों का, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि छोटा सा उसमें समरी बना के पढ़। थैंक यू शिवानी मैडम। Thank you, Basim sir. Over to you. Very good evening to all. I would like to welcome Shri KL Goyal ji, who has been kind enough to chair today's session. Sir is practicing as an advocate and tax consultant for the last 52 years, having main thrust in taxation and commercial laws. He has argued various matters of constitutional importance before the Honorable Supreme Court, Honorable High Court, and various tax tribunals. A number of cases handled by him have been reported in leading tax law journals, having national and regional circulations. For his outstanding contribution in the field of taxation and vast experience, he was designated as senior advocate by Full Court of Punjab and Haryana. Sir is actively engaged in the activities of the AFITP and had been vice chairman of North Zone of the Federation for the 3 terms. He has also been vice chairman of Federation of Firozpur Division Tax Bar Associations.
He has also been president of Mansa Tax Bar Association. Sir has been contributing articles to various journals and has delivered lectures at various seminars and conferences. On the social side, he is an active member of the Rotary Club and had been president of the Rotary Club and has served municipal councillor at Mansa in his native town. Thank you so much, sir. With this, I would also like to welcome Shri Pankaj Ghiaji, an advocate by profession, having professional experience of over 32 years in the field of indirect taxation and corporate litigation. He is also working in FSAI, IPR, and arbitration matters, and is currently engaged in handling litigation and advisory services. Apart from due diligence in given fields of taxation, he is appearing regularly before the Honorable Rajasthan High Court, other honorable high courts, and appellate authorities. Sir has been the Secretary General of AIFTP for term 2018 and the National Vice President of AIFTP in 2019. He is on panel of various trade associations as GST advisor for trade and industry members and has represented various advisory committee in Rajasthan. Sir has delivered more than 2,000 lectures over most of cities in India and is also a regular attendee of various studies courses conducted by FICCI, Chamber of Commerce, ICI, and other forums as group leader and coordinator. Sir has written various books on Rajasthan VAT and has also written 5 books on GST. We welcome you, sir, and we are grateful to you for sparing your precious time. Over to Pankaj, sir. नहीं, अबे गोयल साहब पहले इसमें अपने कमेंट देंगे, फिर पंकज। गोयल साहब। गोयल सर। Today's webinar has been organized by the Patel Nagar Study Circle of the Institute of Chartered Accountants, and the topic of discussion is dealing with summons and show cause notices. These two issues are most important issues, summons and show cause notices. And in the present scenario of GST law enforcement, it is becoming a routine matter for the GST department to issue notices like this. So we will have a discussion on this. What are the problems we are facing, when the summons can be issued, when the show cause notice is to be issued, what it should contain. All these things will be discussed and will be elaborately explained by my learned friend, Mr. Pankaj Ghia. Now, I could give just a history of summons. Under the Income Tax Act, Section 131 was introduced in 1961. Before that, it was in Section in Income Tax Act 1922 also. I was doing local practice in 70s, and at that time, I have an experience that this summons were rarely issued, and only 10 or 15 summons I have seen in 1 or 2 years. But at that time, summons were issued only when personal presence was most necessary and it was not avoidable. And sometime in the summons, it was used to be mentioned, it was a pro forma and printed notice, that person can appear through authorized representative, or he can give the documents, or he can send the documents which are required for the purpose of making assessment. It was rarely issued to a third person unless an application was made by the assessee or any other person, or the income tax officer felt that his presence is necessary, which was also rarest. Now, as far as GST Act is concerned, these summons are being issued every day, and the language of these summons is very, very harsh. They say we are authorized under the IPC provisions. These provisions can be converted to IPC provisions. One can be, we can say they say Indian Penal Code. One feels that I can be arrested also if we don't appear. Some documents are required to be given. Those are not allowed to be given. Summons, how the powers are being misused. That can be seen that if a person, a managing director has a company with hundreds of branches, he is at Calcutta or Bombay.
a notice is being issued from Srinagar, Jammu or Chandigarh or Delhi, that he should come and explain. And what he should explain when he does not know everything about the day-to-day affairs of the company, those persons can be summoned and that inquiry can be made. But this power of summon should rarely be used, but it is being misused nowadays. And by issuing summon, a pressure is built that a person should pay tax voluntarily so that he may not file any appeal, etc. No assessment is required. In one of the cases, I have got an experience. We have filed a writ and notice has been issued in that case that some director was called and his question was that why you are not paying the tax on these goods. He says that I have been advised by my counsel, my chartered accountant, and at the same time, it is a disputed issue. Many high courts have taken cognizance, notices of motions have been issued, and the department is filing reply. If I pay the tax, I cannot ask anything. If I do not raise the issue, how I can get the adjudication from any authority, even authority of advance ruling, appellate authority, high court? This is not the way. But they say when the provision is very clear, it is mentioned in the this record statement that when everything is clear in this, you are evading the tax. He says that I am not evading the tax. It is entered in the books of accounts. Nothing wrong is there. It is only an issue whether these goods are taxable at this rate or those are tax free or like that. But they say no. He was not allowed to move out from the office till 2 a.m. in the morning. And when we filed a writ petition, notice was issued. The courts were reluctant to give any stay order, but still person mails can be issued. And this is there are many other cases of different types where summons are being used. This was neither the intention of the legislature. They may have copied it from Custom Act, Central Excise, or even Income Tax Act. But now it is being misused. Mr. Ghia will explain in more detail how it should be complied with and how we can do the needful if there is any problem. Now, at the same time, show-cause notice issue is also an important issue in these days. Show-cause notice is issued where the authority proposes what he wants to do. And in case of non-compliance or in case the reply is not satisfactory, what will be the consequences? That should be mentioned, or a section or a provision be mentioned that such and such penalty will be imposed if you do not comply with the notice. Now, show-cause notice is just a gist of the offense which the department wants to say that a person has committed. Delhi High Court in a number of cases regarding concealment of income and inaccurate particulars has stated, has observed that in the notice, it should also be mentioned that although penalty is imposable under section 271(1)(c), but whether this penalty is being imposed for on the ground of concealment of income or on the ground of furnishing of inaccurate particulars. If it is not mentioned, the notice is vague and penalty was set aside in those cases by Delhi High Court. There are not one or two in many cases, but in other cases also, they should also say okay, what are the consequences, how we will do that. And it is also our duty that if a notice is received, although if the notices are vague, even if the penalties are imposed, those are set aside by the High Courts or Supreme Court or even by the tribunal. But it is also important that if we receive a notice, we should give a specific reply, detailed reply, cite judgments wherever those are necessary, and give everything. What is our case? So that if a wrong penalty is imposed and arbitrary order is passed, we can agitate it before the appeal authority that this was our plea right from the beginning. So draft of the reply is most necessary, and reply should be prepared very carefully. So these two things are there, and then the show-cause notice and penalties, etc., although are appealable, but at present, the way the tax is being got deposited, show-cause notes are becoming empty formality. They are saying that it is just a formal that we are imposing penalty under section such and such. In VAT matters, I have seen hundreds of orders where they say tax imposable 50 crore
and penalty at the rate of 200%, 100 crores. And what is the problem in Punjab? Unless you deposit 25% tax or penalty, appeals are not being heard. And they say, even the High Court say, deposit 25 crores, we will refund after the matter is decided in your favor. And they, once a tax is deposited, 1 crore, 2 crore, 25 crores, the appeals are never decided for years. And if decided, second appeal is filed. So I just want to say that all these provisions are being made in arbitrary manner by the departmental authorities because they are the masters who draft the law, decide the law, and high courts, after seeing 0.1% cases where tax evaders are there, do not give the relief to the other people also who are paying the tax in crores of rupees. Anyhow, this will be the subject discussion, matter of discussion by Mr. Pankaj Ghia, who is an eminent personality, and after seeing his judgments of different courts and seeing his articles, seeing his activities in the AFTP, I feel the person can be called as encyclopedia on GST law. So I'm thankful to the members, participants who have given me this opportunity to be with them and hear the views of the friends and Mr. Pankaj Ghia also. Thank you very much. Thank you, Goyal साहब. Thank you very much. पंकज जी, आप बात करें. आपके पास 1.25 घंटा है पूरा. चलिए, धन्यवाद बसीन साहब. Friends, it's a privilege for me to be on the panel and speaker in the Patel Nagar CA circle. It is indeed a privilege to address all the professional friends from Delhi, NCR and nearby areas. Directly coming on the topic, the summons and the show cause notice and arrest, they are all three linked together, and they are linked by one more item, that is a seizure, that is a survey. I would not be covering aspects of the survey today, but I would be covering particularly because we are more aggrieved, we are more agitated by the wordings, by the issuance of the summons, by the issuance of the casual attitude of the departmental officers, and also that it is being used as a tool to harass each and every person. Let us see what can be a summon and how it is used, and should we go on continuing to be harassed like this, or we take it in another mode, in a simple mode, and say, okay, you had issued a summon, I would be present there, take my statement, whatever. You can harass me for one single day, and then it is my job what to do and what not to do. Sometimes we are making a mole of a molehill. I would say जैसे तिल का पहाड़ बना देते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वो चीज है. समन्स को अगर हम टेक्निकली देखें, समन्स आर नथिंग बट a request or an order asking you to present yourself and give a statement. Yes, they do sometimes use it very casually. The search is made on, say, 1st of any month, and on the first day itself they issue a summon that you have to be present on the second day or the third day. But it is your wish to go or not to go. Don't think that issuance of summon means that you have to go, attend and give a statement. You mention in the second day summon notice, send a mail, send a physical adjournment stating that you had issued me summon, I am not able to come. Give whatever reason you want to give. It should be a plausible reason, it should be a reasonable reason, but give a reason and ask them that we need 15 days time. The best part under the CGST, I don't know about the state GST officers, but under the CGST is that they always issue a next notice. They don't give a date on the order sheet. And that is something which is good also sometimes. They would issue you a next summon for a next hearing. So you have an opportunity, basically up to 3 summons you can always play with the summons. So to start with, don't be afraid if you get a summon, your client gets a summon, and summons can be divided into 2 categories. The first category is summons to professionals, and the second category is summons to the client or the aggrieved person. And the third category we sometimes add the summons to the senior management officers of the company.
and there the problem is created. If someone is to a professional, it is not a big problem. Yes, we are not accustomed to be questioned by the department. We are always on the top of the department. We are always questioning the department. We are not accustomed to be questioned by the department, but that is what that can be. And we have to bear with the times. In the times now, summons, it is used not sparingly. It is used very frequently, not by GST only. Go to ED, FEMA, any department. They are issuing summons day in, day out, Tom, Dick and Harry. They can issue the summons to anybody. So don't be afraid. We as professionals, we should not be afraid of anything. That should be the first motto. Ask him why he had issued the summons. Go to the summons. So first thing, the professional gets a summons sometimes. When a professional will get a summons, I would be discussing, coming to that aspect somewhat later on. The second thing is the summons to a client. If your client is a small fry, like a proprietorship firm, partnership firm, a small private limited company, they don't create hassles to you. They will say, they will be afraid, they will be coming to you, they will be asking your guidance, how to go, how not to go, what to question, what not to answer, how to prepare the answer, what time he should go to the CGST office. You know the common questions which comes to your mind. Sir, should I go at 11 o'clock? Sir, should I go at 10 o'clock as mentioned in the summons? Sir, should I go at 3 o'clock as mentioned in the summons? How long will they be keeping me? Normally, the general perception was earlier that during the office hours only they will take the statement. Now that statement can continue till late at night. What my chairman, my senior, and a person who I always look as an inspiration in my life. He is a wizard in indirect taxes, a person who has dozens and dozens of reportable judgments to his credit, Shri KL Goyal Sahab. So don't worry about it. He can call you second day. Yes, he can call you second day also. Suppose you have incomplete information, he can ask you to come again. You can always ask him, sir, I cannot come tomorrow. He will give you 2 days time, 3 days time. If he does not give him, send a letter in writing, send a mail. No worry about it. He cannot do anything. Don't worry about, Bhasin Sahab has said when we were discussing even before the start of the presentation, Bhasin Sahab was discussing, sir, the language is very bad in the summons. Where the language is not bad? Go to any prescribed, it is a prescribed format. Why are you worried? It is a language which is copied from the section. It is a language which is copied from the section. Why do you worry about that language? You should worry about the merits of the case. We should worry about the preparation of the client. We should worry about the statement which has to be given. Don't worry about these small frolic things which we always say. The third thing is the summons to a big company, summons to a management of the top company. Now there is a problem. They are always saying, sir, मेरा managing director आ नहीं सकता, मेरा CFO आ नहीं सकता, मेरा CEO आ नहीं सकता, मेरा जो जनरल मैनेजर है वो आ नहीं सकता, वो बड़े बिजी हैं. भाई बिजी है तो क्या करें? आप सम्मन का एक बार एडजॉर्नमेंट दे देते हैं, 5 दिन बाद आ जाना. उनको सर कुछ मालूम नहीं है तो उनको ट्यूशन दो, उनको सिखाओ. अगर सिखाना नहीं है तो आपके पास सम्मन में भी ये है कि यू कैन ऑलवेज फाइल एन ऑथराइजेशन दैट आई hereby authorize Mr. Pankaj Gia to appear on my behalf and give his statement, and I shall be bound by his statement. It is not mandatory that you have to go. That officer can insist later on. No, I will be requiring that person's statement. But for one part, if he has issued the summons to the say CEO, CFO, managing director, whatsoever he may be, he can always authorize other person. He can say, I am traveling, I am out of India, I am at some other place, you can give me some date. You know, abhi there was a case in Delhi High Court where one of the CFO pleaded
that the statement can be taken on video. It can be taken on Zoom or a video call, or the statement can be taken at Chennai and not at Delhi. The court said, no, you have to come. What they gave the instructions? Yes, you can complete the questioning within a day or two. That can be done, but you cannot evade the natural process of law only because you are a big person. Only because you are a director, managing director, CEO, CFO, or whatever it is. Now, you know, we were accustomed of receiving notices. We were accustomed that we will receive a notice. The notice would be directly received by a chartered accountant, advocate, or a tax practitioner. He will prepare a reply, send it on email to the company, and then the reply would be filed. Now that process has changed. And we have to understand, we have to come into a 21st century of fiscal laws where every fiscal offender is a white-collared criminal. That is what the court thinks, that is what the officers think, that is what the government thinks, and that is what the public thinks. We are considered as a white-collar criminals where we are evading taxes. You know, what are the arguments which are being presented in the court? कि सर एक जो जीएसटी का जिसने इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ्रॉड किया है वो आदमी मर्डर जिसने किया उससे भी बुरा है, क्योंकि जो मर्डर करता है वो तो एक फैमिली को नुकसान पहुंचाता है, एक व्हाइट कॉलर्ड क्रिमिनल पूरे देश को नुकसान पहुंचाता है क्योंकि उसने टैक्स की चोरी करी. Now these are the type of arguments which are being placed before the courts. And how can we visualize? Because there is one basic fact which we have to understand, that in the courts, Goyal Saab always faces such type of problem. The judges are mainly from the civil or criminal background and not from the tax background. So there, the quantum, if it crosses 1 crore or 5 crores or 100 crores or 200 crores, it becomes huge. And then some partiality comes into their mind. And then when they see these type of arguments, there is naturally, you have seen the Supreme Court judgment which says no anticipatory bail should be given in GST matters. Can you ever think such type of judgment? No anticipatory bail would be given to a murderer. That judgment is creating problems for everybody. But you see, because of these court judgments also, these authorities are emboldened. I would always say, they say, you go to court, what will you get? You will get a notice issue. You will not get a stay. And if you will not get a stay, will proceed as per the provisions. So these are something which we have to understand. So my dear friends, I would be starting with my presentation, a PPT presentation. I would be taking you to some of the nuances of the sections, the willful, non-willful, and what are the reasons for the surveys and summons. But my only thing is, we as professionals should not be afraid about the summons. Let it come. Have you ever came across any trade body who is opposing the issue of summons? Have you ever came across any trade body? Go to the representation filed by any trade body where had they ever opposed the issue of summons or the harassment being meted by these tax authorities? No. It is only we, the professional bodies, who are asking this. We have to reconsider it. Summons are there. We are here to fight for the client. We are here. Summons is nothing. It is a mere statement. Now the question would come, what is the evidentiary value of the summons? Whether those summons can be taken as a gospel truth? Again, we will have to refer to various judgments where the Supreme Court says, whatever the statement given before the police authorities, we will say this section 70 also goes akin with that. And let's see, this will go on creating a fight. We will see a High Court or a Supreme Court judgment. I had already challenged these type of statements which are taken in summons time and again by the authorities before the High Court, saying that these statements have no evidentiary value and they should not be considered as a
admission by the client, and it should not be because they are under pressure. They are not allowed the professional advice. They are not allowed the accompaniment of the advocate or a chartered accountant. What happened? Some people, some very intelligent people went to the court saying that when the summons are issued, if you want to take a statement, let us, our authorized person, authorized counsel be present. The court says, no. No. You have to take the statement. It is the wish of the officer. If he allows the counsel or not. And if you take my advice, a counsel should never go at the time of giving a statement or a summons, when a summons is issued to a client. Because if you are there, these officers are so bloody intelligent, I would say, so bloody intelligent, they say, they will ask you to sit 10 meters apart. They will take the statement and then they will say, अरे मिस्टर गिया आइए, आपके सामने स्टेटमेंट हुआ है, आप भी इसमें काउंटर साइन कर दीजिए कि मेरे सामने बिगर किसी हैरेसमेंट के इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया. अब मैं उसको कैसे रिट्रैक्ट करूंगा? Can I retract that? If you are a counsel, you are present, you are admitting that there was no harassment, there was no coercion, there was no pressure. Sometimes we have to think, don't go. We as a professional should go with the mind, not by the emotions, not by the heart. That is my always the first advice. And that is why the old age theory comes. A doctor never treats his patient who is his relative. Same way, we professionals should have a distant relationship with the client. We should think there are always harassment and that harassment would continue. And there are reasons for that, but we are not into that. Let me start with my presentation first, and then I would be coming to the other aspects which my senior has directed me to cover. So friends, I am covering notices, summons and arrest under GST. So when a person receives a notice, this is his face. When a person receives a summons, he is in tension, he is in dilemma, what to do, what not to do. And that dilemma always creates a hurdle for you. It is part and parcel. If you do business, the tax authorities will definitely come to you. It is like, if you drive, there can be accidents. But because of the possibility of an accident, you will not stop driving. It is same thing in business. If you are doing business, there can be summons, there can be surveys, there can be anything. And if there are, don't be afraid of it. If you have done something hanky-panky, if you have done something wrong, then yes, these can be your faces. But if you had not done anything, I think this would be thing, okay, welcome them, give them a cup of tea and ask them, yes, check it out. Now there can be a classification problem, there can be a interpretation problem, there can be whether the tax has been paid or not, whether the tax has to be paid or not. So that is something where we have to advise our client. We have to advise our client when he goes to the summons, when he goes for the statement. Don't be worried, don't agree to anything. Simply say, अगर समझ नहीं आता क्या मेरे को पता नहीं, क्या कर लेगा वो? 11 बजे सुबह गया है, सुबह 2 बजे तक बिठा लेगा, कल वापस बुला लेगा, 2 बार बुलाने तो तीसरी बार उसके कमिश्नर को एक चिट्ठी लिख दो कंप्लेंट की. हम करते हैं रोज, डे इन डे आउट वी आर डूइंग इट. 2 दिन अगर कोई ऑफिसर बुला लेता है, तीसरे दिन उसके सामने लिखवाते हैं कि सर आपकी कंप्लेंट कर रहे हैं आपके कमिश्नर को कि आप परेशान कर रहे हो हमको. क्या होगा? वो तो प्री डिसाइडेड है, मन बनाकर बैठा है कि आपको अरेस्ट करना है, आप भी थोड़ा सा प्री डिसाइडेड हो जाओ. और एक बात हमको समझनी चाहिए, सबको क्लाइंट को ये समझाना पड़ेगा कि वो पुराना वाला टाइम नहीं रहा, वैट वाला, सेल टैक्स वाला या इनकम टैक्स वाला, जहां सिर्फ वकील जाता था 4 घंटे, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जीएसटी प्रैक्टिशनर जाता था, 4 घंटे ऑफिसर के चैम्बर के बाहर बैठा रहता था या कोर्ट में बैठा रहता था. जब नंबर आता था या जब हियरिंग आती थी तब वो काम करके आता था. कई बार होता था कि दिन में 1 केस कर रहा है, कई बार होता था दिन में 10 केस कर रहा है.
अब टाइम आ गया है कि क्लाइंट को आपके साथ जाना ही पड़ेगा, क्लाइंट को लीड लेनी पड़ेगी और क्लाइंट का जो भी रिप्रेजेंटेटिव जा रहा है उसको सब जानकारी होनी पड़ेगी. It is not the time where I would request somebody's mic is open. I would request some to please mute your mic. शिवानी मैम सबके माइक म्यूट कर दीजिए. So what I am saying is कि these are something things which we have to understand. So don't be worried. If you have done nothing, if you are clean, there is nothing to worry, because there are many reasons why the survey came, why there are summons or why there are show cause notices. So these are basically section 67 to 74 which are relevant, and rule 139 to 141. But I would be covering rule 142 also, because the judgment which has been referred by my chairman today of the Madhya Pradesh High Court, it is a landmark judgment. I fought tooth and nail for that judgment. How can they take advantage of their default? And I would be covering that aspect. So, but why these surveys and these are summons and notices are there? This is basically for these things: circular trading, tax evasion, safeguard interest of government. So जिसे कहते हैं ना हम कि चौकीदार कई बार मालिक से ज्यादा वफादार हो जाता है. एक पुरानी कहावत है वसीम साहब, चौकीदार मालिक से ज्यादा वफादार हो जाता है. वो स्थिति आज जीएसटी डिपार्टमेंट की हो रही है कि वो चाहते हैं कि एक ट्रांजैक्शन पे हम 10 बार टैक्स लें, 100 रुपए पे 180 रुपए टैक्स लें. क्या ये पॉसिबल है? नीचे या तू बना ले. लेकिन वो पॉसिबल है, वो हो रहा है और वो जो किया जा रहा है. तो अगर हम देखेंगे रीजन क्या है सर्च और इंस्पेक्शन के, ये मैं खाली इसलिए कवर कर रहा हूँ. आई थिंक अगेन देयर इज सम वो. तो रीजंस क्या है सर्च एंड इंस्पेक्शन के, मैं ब्रीफली इसको टच करूंगा क्योंकि इसके बगैर हम समन्स पे नहीं पहुंच सकते. क्लासिफिकेशन के इश्यूज होते हैं जहां पे कंप्लेंट होती है. कंप्लेंट कौन करता है कि भाई मैं तो 12% टैक्स ले रहा हूं एक आउटवर्ड सप्लाई पे, मेरा कॉम्पिटिटर है वो 5% ही ले रहा है, या मैं 18% ले रहा हूं, मेरा कॉम्पिटिटर 12% ले रहा है, या कोई कह रहे हैं कि वो एग्जेम्प्ट है. तो वहां पर या कुछ इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि आप तो 12% ले रहे थे, उन्होंने एक AAR लगाई. AAR समझता ना, जो एडवांस अथॉरिटी रूलिंग की, वो लगाई और वहां पर जाकर कह दिया जी इसको तो 18% लगता है, 18%. और AAR में गोयल साहब बताएंगे जब कंक्लूडिंग रिमार्क देंगे कि कुछ भी लगा लो, वो मैक्सिमम रेट जो होती है वही डिटरमिन करते हैं. तो कोई एक कॉम्पिटिटर बड़ा इंटेलिजेंट था, उसने कहा मैं तो 12% मैंने बिड किया 18% पे, AAR में जाऊंगा तो 18% सरकार कर देगी और मैं उसके ऊपर सर्वे करवा दूंगा. और हुआ भी वही. AAR लगाई, उस पर 18% कर दिया और उस AAR के बेसिस पे क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट होकर DGGI पहुंच गई जो 12% ले रहा था. वट एवर द फैक्ट, वट एवर द मेरिट, बट एक बार तो क्रिएशन ऑफ प्रॉब्लम चालू हो गई. इंटेलिजेंस आती है कि आपका कहीं पर रिविजन है, नहीं है. एंड एडवर्स एडवांस रूलिंग में आपको बता चुका. बोगस बिल्स की जो चेन है, मास्टरमाइंड चेन है, डिस्क्रिपेंसी है, जेन्युइन ट्रांजैक्शन बट वेंडर डाउटफुल है. ये पॉइंट आज के नहीं है, मैं इनको इसलिए बहुत ज्यादा टच नहीं करूंगा. खाली ये कहूंगा कि बोगस बिल की चेन में एक ट्रांजैक्शन पे 10 सीरीज में आप टैक्स लेते हैं. अगर हम इसको डिस्कस करने बैठे तो ये एक टॉपिक इन इटसेल्फ है, बट इसको हम लेंगे नहीं. तो दिस आर द बॉक्सिंग अबाउट वी ऑलवेज से कि यहाँ पर कहां के रीजन से आपके सर्च हो सकती है, और सर्च के बाद समन की स्टेज आ जाती है. तो सर्च जो हो सकती है फॉल्स ITC है, मिसमैच ऑफ इनवॉइसेस है, नॉन पेमेंट ऑफ GST है. अभी कोविड का पेंडेमिक आया था, कोविड के पेंडेमिक में लोगों के पास कैश फ्लो ही नहीं था, टैक्स नहीं भरा तो GST की रिटर्न नहीं भरी. पर्टिकुलरली कार डीलर थे और ये थे, इनके तो करोड़ों रुपए की GST थी जो रिटर्न ही नहीं भर पा रहे थे. सर्वे होना ही था, सर्च होनी थी, समन जाना ही था. रिफंड क्लेम एक्सपोर्ट में हमने रिफंड क्लेम कर दिया. एक्सपोर्ट कैसे हुआ, नहीं हुआ,
इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल था, नहीं था, आपने एक्सपोर्ट का रिफंड ले लिया, मालूम पड़ा कि अवेलेबल ही नहीं था। आईटीसी का और इश्यू रिलेटिंग टू आईटीसीएम, देन सर्कुलर ट्रेडिंग, बोगस बिल्स की एबीसीडी, हम ऑलरेडी उसको देख रहे हैं किस तरह से एबीसीडी चलता है। तो देन कम्स द स्टेज ऑफ समन्स, and that is what we are discussing today, that is consequences. Consequences of what? Consequences of search, consequences of survey, consequences of AAR. We are now discussing that. Consequences क्या होता है? अब हम समन्स पे आते हैं। समन्स को डिस्कस करेंगे, ऑलरेडी हम 70 पे सेक्शन 70 को देख चुके, लेकिन 70 के जो नुआंसेस है, कहां पर क्या आता है। जब वसीम साहब बात कर रहे थे, श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि आपका स्टेटमेंट होता है, प्रेशर किया जाता है, टैक्स वॉलंटरी ले लिया जाता है। वॉलंटरी लेने के बाद क्या होता है, सबसे पहले होता है स्टेटमेंट। तो फोर्स्ड एडमिशन इन स्टेटमेंट, दैट इज शुड बी अवॉइडेड। नाउ योर ड्यूटी इज नॉट टू से टू द क्लाइंट कि आप चले जाओ, ये सम्मन आया है, आप जाओ स्टेटमेंट करा दो। यू हैव टू ट्यूशन योर क्लाइंट, यू हैव टू से कि भाई जो भी चीज है एग्जैक्टली बोलना। कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो तुम्हारे पास राइट है, तुम मना कर दो, मेरे को नहीं मालूम। कोई लीगल प्रोविजंस के बाद पूछते हैं तो तुम्हारे पास राइट है, मेरे को नहीं मालूम। लेकिन ये मत बोल देना कि मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ये कहा था, मेरे वकील साहब ने ये कहा था, मेरे टैक्स प्रैक्टिशनर साहब ने ये कहा था, या उनकी एडवाइस से ही मैं काम करता हूं। क्यों? उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा खतरनाक है। और वो एक टॉपिक इन इटसेल्फ है जहां पर आपको समझना पड़ेगा कि बहुत सारे कॉमन लैंग्वेज होती थी। एक हमारे क्लाइंट के यहाँ सर्वे पर गया आदमी, एक टीम गई, उससे पूछा अकाउंट्स कहाँ है, कि साहब मेरे सीए साहब के ऑफिस में पड़े, मेरे वकील साहब के ऑफिस में पड़े हुआ है। अकाउंट्स बनाता कौन है, कि साहब वही बनाते हैं। क्या परचेज और सेल कौन लिखता है, क्या वही लिखते हैं। वो आदमी हो सकता है गुड फेथ में बोल रहा हो सकता है बैड फेथ में बोल रहा हो, लेकिन उसके बाद प्रोफेशनल के ऊपर, क्योंकि आजकल डिपार्टमेंट ने एक बड़ा सॉफ्ट टारगेट बना रखा है प्रोफेशनल्स को। अभी मेरे पास एक मध्य प्रदेश का केस में डील कर रहा था, वहां पर उन्होंने जो पंचनामा बनाया और जो स्टेटमेंट लिया, उसमें उन्होंने क्लियर कट लिखा कि इस आदमी ने 3 फर्में ली और उनके सीए और वकील मिस्टर सो एंड सो इसमें साथ में इन्वॉल्व थे। अब है कि नहीं वो तो सेकेंडरी बात है, बट वो स्टेटमेंट से आप एक प्रोफेशनल की दिक्कतें समझिए, उसके साथ कितनी बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, उसको प्रूव करना पड़ेगा, उसको रिकॉर्ड क्रिएट करके रखना पड़ेगा। और मैं इस बार में बार बार हर मीटिंग में एक ही बात कहता हूं, एक प्रोफेशनल को अपना ईमेल आईडी नहीं देना चाहिए रजिस्ट्रेशन में, एक प्रोफेशनल को अपना मोबाइल नंबर नहीं देना चाहिए कोई भी क्लाइंट के रजिस्ट्रेशन में। जो भी डॉक्यूमेंट वो मंगा रहा है वो क्लाइंट के ईमेल से आपके पास आने चाहिए। हमारे एक क्लाइंट बड़े समझदार थे, उन्होंने क्या करा कि अपने ईमेल पे इंफॉर्मेशन डाली और आपको लॉगिन पासवर्ड दे दिया कि अब डाटा इतना बड़ा है कि वो मेल से नहीं जाएगा, डाउनलोड नहीं होगा, तो आप एक काम कीजिए, मेरा ईमेल खोल के वहीं से ही ड्राफ्ट में रखा हुआ है, आप वहीं से ही डाटा ले लीजिए। क्या ये राइट है? ये एक बार सोचने की बातें हैं। तो मेरा वापस मैं पॉइंट पे आता हूं, समन के परसुएंस में अगर आप जा रहे हैं, कभी भी फोर्स एडमिशन नहीं होना चाहिए। अगर आपका एडमिशन है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उसका डिट्रैक्शन भी उतना ही फास्ट होना चाहिए। मैं रिट्रैक्शन और एडमिशन पे वापस आऊंगा। सबसे ज्यादा उनके ऊपर टारगेट होता है टैक्स पेमेंट का, कि टैक्स पेमेंट होना चाहिए, DRC 03 से पेमेंट कर दीजिए। वो चीज नहीं करनी। आप कर सकते हो, जितना प्रेशर कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैंने ये देखा है, हमने कई बार टैक्स प्लानिंग में हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि वीमेन पार्टनर्स बनवा देते हैं, प्रोप्राइटर्स बनवा देते हैं, वर्किंग पार्टनर्स बनवा देते हैं, अथॉरिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर्स बनवा देते हैं। अब वहां पर आते ही हमारे पे प्रेशर चालू हो जाता है।
आप कोई भी नहीं चाहेगा कि आपके घर की लेडी वहां पर स्टेटमेंट देने जाए और 10 घंटे बैठी रहे, और वहां पर आते ही प्रेशर चालू होता है कि आप टैक्स पे करो, नहीं है तो हम उनको सम्मन दे रहे हैं, नहीं है तो अरेस्ट कर रहे हैं। अरेस्ट के एक थ्रेशोल्ड है, अरेस्ट के एक प्रोविजंस है 132 में, कहां पर वो फॉल करता है कहां पर नहीं करता, वो सोचने की बात है। लेकिन उस समय ऐसा प्रेशर क्रिएट होता है क्योंकि किसी को डिस्कशन करने का टाइम नहीं मिलता, तो क्या कर सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट जो है वो DRC 03 का है, आपके अकाउंट में जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो तो उसी समय रिवर्स करवा देंगे, और बाद में आपसे PDC चेक्स और मांगेंगे, टैक्स के चेक्स और मांगेंगे, और इनकम्प्लीट अकाउंटिंग है या लूज पेपर्स है तो वी ऑल नो द कॉन्सिक्वेंसेज, आई वुड नॉट बी गोइंग। देन करना क्या है हमको, सोचना क्या है हमको, देखना क्या है, हमारी स्टेटमेंट्स में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर रिट्रैक्शन करना है तो इमीडिएट करना है, और रिट्रैक्शन करने का भी तरीका होता है, रिट्रैक्शन करने का भी एक मोड होता है, और उस मोड को अगर जब तक आप फॉलो नहीं करोगे रिट्रैक्शन भी आपका हो नहीं पाएगा। तो एडमिशन पहली बात तो होना ही नहीं चाहिए, और अगर आप किसी कारण से एडमिशन कर रहे हो तो इट शुड बी कॉशियस, यू शुड बी वेरी कॉशियस। Ifs and buts, comma and full stop should all be there. If it is not there, it is a complicated thing, and God save that client. Then अभी हमारे चेयरमैन साहब गोयल साहब ने बहुत अच्छी बात कही, शो कॉज नोटिस आता है। जब शो कॉज नोटिस आता है तो उसका रिप्लाई डिटेल में ड्राफ्ट होना चाहिए, हम वो नहीं कर रहे, पुराने टाइम के जमाने से चल रहा है, एक रूटीन फॉर्मेट में रिप्लाई जा रहा है, ये नहीं, आपको एक एक बात का डिस्कशन करना चाहिए। और रिप्लाई में 3 चीजें स्पेसिफिक होनी चाहिए। सबसे पहले आपका जो रिप्लाई है प्रोविजंस को कवर करते हुए आपका स्पेसिफिक डिनायल होना चाहिए शो कॉज में, जो जो उन्होंने एलिगेशंस लगाए। देन रिप्लाई शुड बी पैरावाइज, लाइक इन हाईकोर्ट हम जो जवाब पेश करते हैं, जो रिट पिटीशन का या रिवीजन के जवाब पेश करते हैं, वो पैरावाइज रिप्लाई और पैरावाइज डिनायल देते हैं। तो रिप्लाई जो है वो पैरावाइज डिनायल, पैरावाइज स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट्स करते हुए आपका डिनायल आना चाहिए। इट शुड नॉट बी अ सिंपल कर्सली एवरीथिंग इज डिनाइड, इट इज नॉट करेक्ट। तीसरी बात, आपको ये कहना चाहिए कि ये जो पेनल्टीज हैं और जो आपने शो कॉज में प्रपोज करी है इंटरेस्ट, ये सब गलत है। चौथा, आपको पर्सनल हियरिंग जरूर मांगनी चाहिए। अगर रिप्लाई में अगर आप लिखेंगे नहीं कि आपको पर्सनल हियरिंग दी जाए, तो वो हो सकता है रिप्लाई के बेसिस पे ही, आपका शो कॉज नोटिस के बेसिस पे ही आपका ऑर्डर फाइनल कर दें और आपको ऑर्डर भेज दें। तो पर्सनल हियरिंग लास्ट पैरा में एक पैरा आपको डालना पड़ेगा। चौथी और आखिरी बात जो आपको ध्यान रखने की है कि जो भी CGST नोटिस देता है, शो कॉज नोटिस देता है, उसमें 30 दिन की लिमिट होती है, 30 डेज। रिप्लाई शुड बी फाइल्ड विद इन 30 डेज। ये ध्यान रखने की बात है। अगर कई बार हमारे साथ या कुछ अनजाने में, कई बार गलती में, मालूम नहीं पड़ने से ये होता है, आप कहेंगे सर शो कॉज नोटिस मेल पे आया, मेल मिस कर दी। तो मैंने आपको बताया था रूल 142 को फॉलो करो। रूल 142 क्या कहता है कि जो शो कॉज नोटिस है वो DRC 01 में दिया जाएगा, और DRC 01 अपलोडेड होगा इलेक्ट्रॉनिकली, एंड वेयर इट वुड बी अपलोडेड, इट वुड बी अपलोडेड ऑन द पोर्टल ऑफ द assessee अंडर द हेड शो कॉज नोटिस, नोटिसेज एंड समन्स, एंड एक वर्ड और है जो पोर्टल ऑफ द assessee पे आता है। और यही ग्राउंड था, मेरे क्लाइंट को नोटिस दिया गया ईमेल से और उसके पे ऑर्डर पास कर दिया क्योंकि ईमेल वकील साहब की थी, उन्होंने चेक नहीं किया। मेरा आर्ग्यूमेंट ये था रूल 142 की कॉम्प्लायंस नहीं हुई, और रूल 142 की कॉम्प्लायंस नहीं हुई इसलिए जो सारी प्रोसीडिंग्स है वो इलीगल है। कोर्ट में ये आर्ग्यूमेंट आया कि अगर आप सेक्शन में जाएंगे, वहां पर सेक्शन ये कहता है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है समन कराने के, सर्विस कराने के। मैंने कहा लेकिन जब सर्विस कराने के ऑप्शन है, लेकिन अगर रूल 142 एक मोड स्पेसिफिकली प्रिस्क्राइब करता है तो दैट एक्सक्लूड्स अदर मोड, एंड दैट वाज द सिंपल आर्ग्यूमेंट व्हिच मध्य प्रदेश हाई कोर्ट took,
and that judgment becomes a landmark judgment, because in most of the cases they had not the show cause notice DRC 01, and in such cases where DRC 01 has not been uploaded on the website, on the portal of the client, on the portal of the assessee, and they had passed an order, that order becomes absolute nullity, and that can be challenged not by way of appeal, that can be challenged directly by way of a writ petition, and you get a second inning to support your arguments. Now, समन्स में क्या होता है, एक डर है। डर क्या है कि मेरे को अरेस्ट नहीं करना है। समन्स में स्टेटमेंट देने जाने का डर नहीं है। समन्स में सबसे बड़ा डर है कि मेरे को अरेस्ट नहीं करना है। तो अरेस्ट के लिए हमको सेक्शन 132 और 67 के प्रोविजंस को साथ साथ पढ़ना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि अरेस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर 5 करोड़ की लायबिलिटी आ रही है या नहीं आ रही है। अगर 5 करोड़ की लायबिलिटी नहीं आ रही, आप समन का रिप्लाई दीजिए, समन में जाकर स्टेटमेंट दीजिए, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको लग रहा है कि कहीं हैंकी पैंकी है, कहीं अरेस्ट का है, देन वी कैन ऑलवेज एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ एंटीसिपेटरी और व्हाटएवर, बट उसके पहले आपको सेक्शन 67 इंस्पेक्शन को देखना पड़ेगा। मैं इसमें ज्यादा नहीं कर रहा क्योंकि ये ऑलरेडी प्रोविजंस आप सबकी निगाह में है। हम इसको 67 को आपको देखना पड़ेगा और 70 पे जब आते हैं, जो आज का पर्टिकुलरली टॉपिक है, उसमें प्रॉपर ऑफिसर समन कर सकता है और काय के लिए, टू गिव एविडेंस, प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और एनी अदर थिंग रिक्वायर्ड इन इंक्वायरी। अब आप समझिए, हर समन में वो एक लाइन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? टू टेंडर स्टेटमेंट, टू टेंडर स्टेटमेंट। मैंने आपको बताया पहले समन में जाना कोई जरूरी नहीं है, आप ईमेल पे या मैनुअली एडजॉर्नमेंट लेटर भिजवाइए, लेकिन मेरी हमेशा ये राय रहती है कि समन आया है, जाओ स्टेटमेंट दिलवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेप्ट कब? जब कि क्लाइंट की लायबिलिटी आप विजुअलाइज करते हैं कि 5 करोड़ से ज्यादा की हो सकती है। अगर 5 करोड़ से ज्यादा की टैक्स लायबिलिटी हो सकती है, उस केस में आप ये मानकर चलिए कि क्लाइंट को अरेस्ट किया जा सकता है। वहां पर यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। वी हैव टू कंसिडर ऑल सर्कमस्टांसेस वेदर टू सेंड योर क्लाइंट फॉर गिविंग द स्टेटमेंट इन परसुएंस टू अ समन और नॉट। और नहीं है तो एक समन है, 2 समन है, हर बार एडजॉर्नमेंट या व्हाटएवर रीजन आप करते चलिए, जो होगा वो अल्टीमेटली लिटिगेशन में होगा। पहले आप अपना बैकग्राउंड देखिए कि आप बैकग्राउंड में टैक्सेबिलिटी कितनी है और टैक्सेबिलिटी है या नहीं है और उसमें क्या लीगलिटी है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो समन को अगर हम देखते हैं तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के प्रोविजन सारी चीज उन्होंने उसमें डाल दी और इतना खतरनाक बना दिया। हमारे वसीम साहब कह रहे थे उसकी अगर लैंग्वेज किसी को रात को सुना दो तो सपने में भी डर लगने लग जाएगा उसको। तो सपने में डरने की बात नहीं है, वो लैंग्वेज है। अगर आप देखोगे हर जगह इस तरीके की लैंग्वेज होती है और ये लैंग्वेज से घबराना नहीं है, दिस इज पार्ट एंड पार्सल। तो अगर आप उसको देखेंगे तो ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। इट इज जुडिशियल प्रोसीडिंग्स एंड इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स देयर आर समथिंग व्हिच you have to understand that these are languages, very harsh languages, but these are something which has to be given. Now the question is, क्या क्या हो सकता है जब जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है? तो हमारे गोयल साहब बताएंगे। वो हमको डराते हैं कि 193 में फॉल्स एविडेंस में चले जाओगे, 228 में इंटरप्शन में चले जाओगे, या आपको ये ऑफेंसेस है 174 को कर लोगे, ये कर लोगे। बट दीज आर आईपीसी ऑफेंसेस, नॉर्मली दीज आर नॉट अट्रैक्टेड, दीज आर नॉट कॉल्ड इवन। बट नाउ आपको ये समझना पड़ेगा कि सीबीआईसी ने, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, फास्ट इसलिए चल रहा हूं कि कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी लेना चाहता हूं। कई बार मेरे को लगता है कि मैं थोड़ा सा टॉपिक को और डिटेल में लूं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा सीबीआईसी ने भी गाइडलाइन जारी करी हुई है कि समन्स शुड बी यूज्ड एज लास्ट रिजॉर्ट। और कब यूज करना चाहिए? जब वो असेसी इज नॉट कोऑपरेटिंग।
सीईओ सीएफओ को जनरली समन इशू नहीं करना चाहिए, बट सीबीआईसी की गाइडलाइन जब उनके मतलब की होती है तब तो डिपार्टमेंट उसको फॉलो करता है, और जब मतलब की नहीं होती है तो उनको कोई मतलब नहीं है, वो अपनी मर्जी से चलेंगे, वो अपने तरीके से चलेंगे और समन इशू कर देंगे। अनफॉर्चुनेटली जैसा हम अभी डिस्कस कर रहे थे, अगर हम समन के हिसाब से कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में भी कोई भी कोर्ट आपको ये रिलीफ नहीं देगी कि आप समन के परफॉर्मेंस में आप अटेंड नहीं करो, आपको अटेंड करना लाजमी है। आपको समझना पड़ेगा कि आप समन में जाकर आप कह दो कि मेरे को मालूम नहीं, वो चीज चल सकती है, वो हैरेस कर सकते हैं। मैं उस पॉइंट्स को, कुछ पॉइंट्स को आपको लूंगा, लेकिन सीबीआईसी की गाइडलाइन जो है प्राइमा फेसाई कोई फॉलो नहीं कर रहा, और अनफॉर्चुनेटली कोई भी ट्रेड बॉडी इसको एजिटेट नहीं कर रही, तो लेट इट बी, चलने दो। समन्स आएंगे, नोटिस आएंगे। अब जीएसटी 2021 में बाहर आएगी, जीएसटी में वसीम साहब आप रिटायर्ड लाइफ जो लीड कर रहे हो ना, वो खत्म हो जाएगी। आपको ये समझना पड़ेगा कि इतने नोटिस और इतने समन्स आएंगे कि आपके पास बाहर लाइन लगी रहेगी, जैसे डॉक्टर के पास पेशेंट की लाइन लगी रहती है ना। अब वो स्टेज आने वाली है जीएसटी में कि नोटिस और समन्स लाइन से आते रहेंगे, क्योंकि इतना इंटेलिजेंस डाटा उनके पास आ चुका है। तो जो डाटा माइनिंग कर रहे हैं, आपने अभी देखी एक लिस्ट आई थी कितनी आईटीसी की फॉल्स कंपनीज है, उन कंपनीज का ट्रैक डाउन करा जा रहा है, एक एक ट्रांजैक्शन को एनालाइज किया जा रहा है, और AAR की जितनी रूलिंग्स हैं वो सारी आ रही हैं। तो आपको समझना पड़ेगा ये चीजें आएंगी। बट लेट अस कम टू अगेन द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज सेक्शन 73 एंड 74। ये एक टूल है ब्लैकमेलिंग का। सेक्शन 73 एंड 74 आर टूल्स फॉर ब्लैकमेलिंग। अगर ऑफिसर आपका भला करना चाहता है तो वो 73 में नोटिस दे देता है। अगर आपका कोई बिगाड़ना चाहता है, आपको हैरेस करना चाहता है, या आपसे उसका बनता नहीं है, तो वो 74 में प्रोसीडिंग चालू कर देता है। और वहां पर इंग्रेडिएंट्स क्या है, अगेन आपको ये समझना पड़ेगा। 73 या 74 का जो भी नोटिस इश्यू होगा वो DRC 01 का होगा, एंड DRC 01 एज पर रूल 142 has to be uploaded electronically mandatorily. There is no other way out for it. And now non-willful में क्या आएगा, फ्रॉड नहीं है, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है, सप्रेशन नहीं है, यानी कि एक रेगुलर ऑफेंस है। जैसा कि आपने कहा क्लासिफिकेशन का है कि 5% लगेगा, 12% लगेगा, मल्टीपल उसमें एडवांस रूलिंग आ गई, कॉन्ट्रेरी रूलिंग आ गई, कई हाईकोर्ट में केसेस पेंडिंग है, हो सकता है वहां पे वो 73 में प्रोसीड कर दें। वरना अदरवाइज अगर वो कहते हैं फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, सप्रेशन है, तो वहां सेक्शन 74 में प्रोसीड करेंगे। फर्क क्या है, फर्क है पेनल्टी का, फर्क है आपके ऊपर नोटिस इश्यू होने के बाद कितनी पेनल्टी लगेगी, कैसे सेटलमेंट होएगा। और एक चीज का और, जहां बोगस बिल्स के केसेस है वहां पे मास्टरमाइंड को 74 में लेते हैं, डाउन द लाइन चेन को वो नॉन विलफुल मानते हुए 73 में कवर कर लेते हैं। तो इसलिए 73 और 74 में खाली एक फर्क है, विलफुल एंड नॉन विलफुल, एंड दैट इज यू नो एज पर द विजडम ऑफ द ऑफिसर, दैट इज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑफिसर। तो नॉन विलफुल डिफॉल्ट जिसे सेक्शन 73 कहते हैं अपन, वहां पर क्या क्या चीजें हैं आपको समझना पड़ेगा। जहां पर टैक्स इवेजन, एक्सेस क्लेम, आईटीसी अनर्थ किया गया है, फ्रॉड, सप्रेशन और मिसरिप्रेजेंटेशन पाया नहीं गया है, नोटिस जीएसटी पोर्टल पे DRC 01 में इश्यू होगा, आपकी लिमिटेशंस और सारी चीजें उसमें कवर होगी। कॉमन ग्राउंड फॉर इश्यूएंस है नॉन रजिस्ट्रेशन, नॉन फाइलिंग और क्लेमिंग ऑफ रिफंड। दीज आर some cases where section 73 is applied, and 74 again it is an opposite to 73, यहां पर विलफुल है, जहां पर वो कहते हैं आपकी चोरी की नियत है, आपकी बदनियती है, आपने यू हैड एक्टेड विथ अ प्री डिटरमिन्ड विलफुल डिफॉल्ट, और वहां पर रॉन्ग इंफॉर्मेशन टू द डिपार्टमेंट, नॉन कोऑपरेशन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन,
generating fraud, fake invoice या fraudulent claim of ITC. These are the major 4 grounds for which section 74 is being used by the department to issue show cause notice. But इसमें क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते वो हम डील करेंगे. सप्रेशन क्या होता है ये इसमें डिस्कस करा हुआ है. उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि सप्रेशन को किस तरीके से डिफाइन करा जाएगा या समझा जाएगा. हालांकि कितना इसको फॉलो किया जाता है ये एनीबडीज गेस है. अल्टीमेटली जब आप अपील में या कोर्ट्स में जाएंगे तब आपको इसका बेनिफिट मिलेगा और तब आपको सोचना पड़ेगा. आईटीसी रेस्ट्रिक्शन आ जाता है. 74 में दिक्कत क्या है? 74 एक ऐसा सेक्शन है जहां पर सेक्शन 75 में रेस्ट्रिक्शन डाला हुआ है आईटीसी में जाके. 17(5) में क्या रेस्ट्रिक्शन डाला हुआ है कि अगर 74 में ऑर्डर पास हुआ है तो उसका आईटीसी बेनिफिट नहीं मिलेगा. और वो सबसे बड़ा एक टूल है क्योंकि इट अमाउंट्स टू डबल टैक्सेशन. और जहां पर डबल टैक्सेशन है वहां पे आप समझ सकते हो एक ही आइटम पे अगर डबल बार टैक्स लग गया ऑलरेडी वो लिटिगेशन में चल रहा है. पेनल्टी वगैरह उसको मिलाकर अगर हम ले जाते हैं तो कितना पड़ता है. तो दीज आर समथिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड कि समन्स शो कॉज नोटिस, आपको वहां पर समन्स और शो कॉज नोटिस में 2 चीजों को समझना पड़ेगा. दीज वर द रिलेवेंट प्रोविजन जो आप समझना चाहते हैं, जो प्रोविजंस को देखकर हम मूव करना चाहते हैं. लेकिन अब वी कम टू सम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स एंड दोज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आर विच आर रिक्वायर्ड इन डे टू डे लाइफ. मैंने आपको बताया एक सर्वे हुआ, सर्वे के बाद समन आया. समन का मतलब ये नहीं है कि आपको डर जाना है. समन का मतलब ये नहीं है आप तैयार करिए, आप स्टेटमेंट देने जाइए. और जहां तक जो फर्स्ट कैटेगरी मैंने आपको बताई जो स्मॉल डीलर्स है, प्रोप्राइटरशिप फर्म्स है, जो पार्टनरशिप फर्म्स है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, वहां पर थोड़ा फियर फैक्टर होता है. फियर फैक्टर है वहां पर, लेकिन उस फियर फैक्टर को एज अ कंसल्टेंट हमारी ड्यूटी है उनको समझाएं कि भाई जो भी चीज है एक्चुअल बोल रहे ना. और अगर कहीं गड़बड़ है, आपके समझ में नहीं आ रहा या कुछ चीजों का आप जवाब नहीं देना चाहते तो आप उस समय आराम से ये कह सकते हो कि मुझे नहीं मालूम, आप इसको होल्ड करो, मेरे को अभी पता नहीं है. एक बार बार ये आती है कि सम्मन जब आता है उसमें 3 चीजें मांगी जाती है. पहली चीज है टू टेंडर स्टेटमेंट, दूसरी चीज है डॉक्यूमेंट. आप फाइनेंशियल ईयर की बैलेंस शीट दीजिए, 3B दीजिए, इनवॉइसेस दीजिए. एक क्वेश्चन आया एक क्लाइंट के पास, उसके रोज की 500 इनवॉइसेस जनरेट होती, उससे 2017 से 2020 तक की इनवॉइस मांग ली, मार्च 2020 तक की. उसने कहा सर कोई 1 लाख इनवॉइसेस हैं, कैसे दूं? वो कहता है फिजिकल दो. तो हमने कहा फिजिकल नहीं दे सकते, हम सॉफ्ट कॉपी में दे देते हैं आपको और हर महीने की 2-2 इनवॉइस के सैंपल कॉपी आपको दे देते हैं और इसके अलावा एक एक्सेल शीट दे देते हैं. आप उसमें से मार्क कर दीजिए आपको जो इनवॉइस चाहिए उसकी और फिजिकल दे देते हैं. ऑफिसर ने कहा नहीं मैं तो नहीं मानता. हमने 2 बार रिप्लाई में दिया उनको, 2 बार उन्होंने रिजेक्ट कर दिया. हमने कमिश्नर को लिख दिया और कमिश्नर के पास पर्सनली चले गए कि सर ये 1 लाख का डाटा है, गवर्नमेंट कहती है डिजिटल मोड में आप दे सकते हो, हम मोड में देने को तैयार है. हम ये नहीं कह रहे कि हम डाटा देना नहीं चाहते, हम ये कह रहे हैं कि हम फिजिकल डाटा की जगह इलेक्ट्रॉनिक रूप में दे रहे हैं और आपके लिए भी ज्यादा इक्वल. एंड ही एग्रीड. We are saying we can give you 2 sample copies of the physical invoice per month. We can give you a Excel sheet, but we cannot give you 1 lakh copies of bills. He agreed. तो समटाइम्स ये चीज मत सोचिए कि जो ऑफिसर है, जो प्रॉपर ऑफिसर है, उसने जो लिख दिया वो गॉस्पेल ट्रूथ है. हमको उसको एग्रावेट करना पड़ेगा. कई बार डर के हमारे, कई बार एक फीलिंग ये आती है कि साहब देखो नाराज हो जाएगा तो मेरा केस बिगड़ जाएगा. तो वो नाराज हो जाएगा या नहीं होगा, वो मेरिट पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना.
मेरिट पे उस पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, हमको वो चीजें समझनी पड़ेंगी। एक चीज बहुत कॉमन हमने पाई है कि आपको स्टेटमेंट देने के लिए बुलाया और ऑफिसर स्टेटमेंट आधा लेकर कहीं ना कहीं आपसे ये कहलवा देता है ये डॉक्यूमेंट तो मैं बाद में पेश करूंगा, और फिर आपको सेकंड सम्मन दे देता है कि आप 15 दिन बाद 10 दिन बाद वापस आइए। आपका स्टेटमेंट, आपको क्लाइंट को आपको ये बताना पड़ेगा कि आप फुल एंड फाइनल स्टेटमेंट देकर आओ। आप ये मत कहो हम ये बाद में बताएंगे, ये पूछ के बताएंगे, ये देख कर बताएंगे। साहब कह दो ये मेरे को मालूम है और ये मेरे को नहीं मालूम। तीसरा चीज, एक क्लियर कट होना चाहिए इंस्ट्रक्शन क्लाइंट को कि हम जो एक जनरल बात आ रही है आजकल, क्योंकि उस स्टेटमेंट के बेसिस पे भी प्रोफेशनल को समन इशू हो रहे हैं कि उनकी गाइडलाइन में वो संभालते हैं, हमारे वकील साहब संभालते हैं, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट संभालते हैं। ऐसे स्टेटमेंट बड़े खतरनाक होते हैं और क्लाइंट तो बड़ा इजी होता है, क्लाइंट बहुत इजी होता है, वो एक स्टेटमेंट दे देता है और उस स्टेटमेंट के बेसिस पे अगर हम सोचते हैं कि आगे क्या होगा वो हमको देखने की बात है। तो ये चीजें ऐसी है जहां पर हमको सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हम एक्ट अपॉन करें, किस तरीके से हम मूव ऑन करें। अब आपने फर्स्ट स्टेज तो कर ली, आपका छोटा क्लाइंट तो हो गया। अब एक प्रोफेशनल को अगर समन आए, क्योंकि अब वो स्टेज आ रही है जहां पर प्रोफेशनल्स को भी समन आने लग गए। अब वो स्टेज आ रही है जहां पर अगर कोई क्लाइंट, मैं हमेशा ये कहता हूं, अगर कोई क्लाइंट नॉर्मल फीस से ज्यादा फीस देता है एक रजिस्ट्रेशन कराने को, तो आपको डाउट करना चाहिए। अगर वो नॉर्मल फीस से ज्यादा फीस दे रहा है कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो यू शुड बी कॉशियस व्हाई इज कमिंग। अगर कोई दूसरी स्टेट का आदमी आपके पास आके रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहा है, अगेन यू शुड बी कॉशियस। यू हैव टू चेक द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आधार है, पैन है, यू हैव टू चेक इट एंड देन ऑल पेपर ट्रेल शुड बी देयर, कि आपके पास ईमेल होनी चाहिए, आपके पास वर्किंग पैटर्न होना चाहिए, एंड दैट इज वेरी नेसेसरी फॉर अ प्रोफेशनल। मैं प्रोफेशनल्स को और कुछ नहीं कहना चाहूंगा, खाली ये कहना चाहूंगा, मैं खुद कई बेल आर्ग्यू कर रहा हूं प्रोफेशनल्स की, वहां पर एक छोटी सी टेक्निकल गलती की वजह से, कई बार छोटे से मिस्टेक, अंडरस्टैंडिंग की मिस्टेक की वजह से प्रोफेशनल्स पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और डिपार्टमेंट वो वाला डिपार्टमेंट नहीं रहा जो हम पहले सोचते थे। डिपार्टमेंट वो वाला डिपार्टमेंट नहीं रहा कि हम कहते थे कि डिपार्टमेंट और प्रोफेशनल्स में एक कोरिलेशन है। वो टाइम्स हैव चेंज, द डिपार्टमेंट वर्किंग हैज चेंज एंड दे want to involve the professional by any means in the making of the case, and therefore we have to understand that thing. Third is the summons to the higher echelons, the management, and that is where we have to be very cautious. CEO है, CFO है, उनको आपके समन्स आ रहे हैं, आपके वर्किंग आ रही है, वहां पर आप किस तरीके से प्ले करेंगे? नॉर्मली मेरा हमेशा सजेशन रहता है कि आप प्ले करें, आप उनको ऑथराइज करवा सकते हैं कि उनके बिहाफ पे एक पर्टिकुलर आदमी स्टेटमेंट दे दे, और उस ऑथराइजेशन में ये लिखा होना चाहिए, आई वुड बी बाउंड बाय हिज स्टेटमेंट एंड आई एग्री टू व्हाटएवर ही सेज, एंड दैट इज समथिंग द CEO और CFO normally do not agree. That is something a CEO or CFO or a GM or whatever, they do not agree, and there the question comes. हाई कोर्ट कई बार हमको नोटिस पे जाना है, लेकिन समन्स के बाद मेरा हमेशा ये एक सजेशन रहता है कि समन्स को ज्यादा अवॉइड नहीं करना चाहिए। पहला या दूसरे समन पे जाकर स्टेटमेंट दे दीजिए। आप स्टेटमेंट एक बार दे देंगे तो आपकी आधी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। मेरिट ऑफ द केस ऑलवेज आर डिसाइसिव। मेरिट किस तरह से मूव होएगा, ऑलवेज आपको करना पड़ेगा। समन जाने से पहले क्लाइंट को एक तरीके से ट्यूशन भी आपको करना पड़ेगा। वो कैसे ट्यूशन कर सकते हो, वो एक आर्टिकल इन इटसेल्फ है। वसीम साहब फिर कभी 2021 में कभी मौका देंगे तब सोचेंगे, अभी तो हम समन्स और शो कॉज नोटिस पे ही बात करते हैं। तो समन के बाद आता है सेकंड स्टेज, शो कॉज नोटिस।
शो कॉज नोटिस के पहले आपके पास 2 स्टेज है कि आप पहले तो जब आपको ये सम्मन वगैरह दिए वहां पे एडमिशन कर लें। एडमिशन कर लें तो जो भी आपके 73 या 74 में कंडीशंस है, उन कंडीशन के अनुसार टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी लग के काम खत्म हो जाएगा। प्री शो कॉज नोटिस दिया जाता है। प्री शो कॉज नोटिस में अगर आप जाएंगे तो प्री शो कॉज नोटिस में भी यही चीज है। अगर आप एडमिट करना चाहते हैं, जेन्युइनली कहीं मिस्टेक हुई है, जेन्युइनली कोई टैक्स रेट गलत लग गई है, जेन्युइनली आपके कहीं पर ये अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम हो गई है, तो आप वहां पर एडमिट कर लीजिए। लेकिन अगर आपने रिप्लाई दे दिया है, DRC 1001 जारी हो गया है, शो कॉज नोटिस का रिप्लाई डिटेल में जाना चाहिए, पैरावाइज जाना चाहिए, 4 रिसाइटल्स जो मैंने आपको बताए, स्पेसिफिक डिनायल होना चाहिए, आपकी लीगल पोजीशन उसमें एक्सप्लेन होनी चाहिए। जुडिशियल डिसीजन अगर सुप्रीम कोर्ट का है तो बहुत ही अच्छा है, हाई कोर्ट का भी, जुरिसडिक्शनल हाई कोर्ट का है और भी अच्छा है, अदर हाई कोर्ट्स भी, क्योंकि सेंट्रल लॉ हो गया। तो अगर अच्छा डिसीजन है तो उसको रेफर कर देना चाहिए। पर्सनल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग हमेशा मांगनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पेनल्टी और इंटरेस्ट के लिए डिनायल होना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स हैं जहां पर हमको समझना पड़ेगा कि इन पॉइंट्स को फाइट करे बिगर हमारा रिप्लाई जो शो कॉज नोटिस का है वो फाइल होना नहीं चाहिए। कई बार हमारे सामने अगर हम हाई कोर्ट किसी स्टेज पर जाना चाहते हैं, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है जो हमको समझना पड़ेगा प्रोफेशनल्स को कि हाई कोर्ट अगर जाना है तो किस स्टेज पर जाए। अगर क्वांटम ज्यादा है, मेरिट्स की बात ज्यादा है और हम हाई कोर्ट एक बार ट्राई करना चाहते हैं तो किस स्टेज पे हाई कोर्ट जाए। हाई कोर्ट ऑर्डर होने के बाद जाएंगे, हाई कोर्ट अल्टरनेटिव रेमेडी पे नॉर्मली आपको इंटरेस्ट नहीं करेगा। ऑल्टरनेटिव रेमेडी एक ऐसा टूल है हाई कोर्ट के हाथ में कि ऑर्डर होने के बाद वो हमेशा कहता है आपके पास स्टेचुटरी रेमेडी है, 107 में रेमेडी अपील की अवेलेबल है, आप वहां पे 10% जमा कराइए, आपकी बाकी डिमांड स्टेड है, आप हाई कोर्ट के जाना चाहते हो। नॉर्मली अगर आपको हाई कोर्ट जाना है तो आपको शो कॉज नोटिस जब इश्यू होता है उस समय उसको चैलेंज कर देना चाहिए। वहां पर एक गुड पॉसिबिलिटी है कि इफ यू हैव अ गुड केस ऑन मेरिट, आई थिंक माय चेयरमैन वुड एग्री विथ मी कि अगर आप हाई कोर्ट जाओगे तो द राइट टाइम, द अप्रोप्रिएट टाइम टू ट्राई द हाई कोर्ट इन द GST, these search and survey proceedings are the issue of show cause notice. क्वेश्चन इज कि क्या रिलीफ मिलता है? ऐसा नहीं है रिलीफ नहीं मिलता। कई बार किसी सेक्शन के वायरस चैलेंज होता है, वहां पे भी रिलीफ मिलता है। कई बार शो कॉज नोटिस इश्यू होता है, वहां पे भी रिलीफ मिलता है। यू हैव टू ट्राई, यू हैव टू टेक अ कॉल ऑन दैट, एंड व्हेन द क्वांटम्स आर हाई, it is always advisable to take a call on those aspects. The last and final thing which I would be saying, and though it is not a subject of today, but I would be covering some part of arrest because these are part of summons and SCS. Arrest आपको सबको मालूम है किस वजह से हो सकती है, मैं उन चीजों में नहीं जाऊंगा, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल में नहीं जाऊंगा। 5 करोड़ वाला जो एस्पेक्ट है वो आपको ध्यान में रखना है। अगर आपका टैक्स इफेक्ट 5 करोड़ से ज्यादा हो रहा है, वहां पर संबंध में आपको जाने में दिक्कत है, वो आपको अरेस्ट कर सकते हैं। और वहां पर अगर अरेस्ट कर सकते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको ट्राई कीजिए एंटीसिपेटरी मिल जाए, क्योंकि एक बार आप अरेस्ट हो गए, एक बार अगर आप अरेस्ट हो गए, जनरली जो कोर्ट का परसेप्शन आ रहा है, बहुत सारे ऑर्डर्स कंटिन्यूअसली आए जा रहे हैं हाई कोर्ट के, और सुप्रीम कोर्ट तो आपको मैंने बता ही दिया कि एंटीसिपेटरी बेल के लिए क्या कह चुका है। हाई कोर्ट के नॉर्मली जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो चार्जशीट के बाद कंसिडर कर रहे हैं, 60 डेज बाद कंसिडर होती है। तो आप ये मानकर चलिए अगर आप एक बार अरेस्ट हो गए तो क्लाइंट को 60 दिन तो मिनिमम जेल में रहना ही पड़ेगा। एक क्वेश्चन ये आता है कि सर 5 करोड़ का आपने थ्रेशोल्ड बताया, तो 5 करोड़ का मतलब क्या होता है? जिस दिन उन्होंने मेरे को अरेस्ट किया, डिमांड थी 6 करोड़, टैक्स एवेडेड उनके हिसाब से था 6 करोड़, मैंने 2 करोड़ रुपए जमा करा दिए, देन
will it be considered as 4 crore or and I would be covered below the threshold of 5 crore? Normally that is not appreciated. Some courts appreciate it, but some courts do not appreciate it, and that does not give you a right to bail directly. So those things you have to understand. 439, 438 के provisions है. ये PPT मैंने भसीन साहब को भेज दिया, मेरे ख्याल से वो सब जगह सर्कुलेट कर देंगे. इसमें मैंने ज्यादातर जजमेंट जो आए हैं वो कवर कर रहे हैं. कुछ नए जजमेंट्स और हैं, उनकी डिटेल्स और मैं भसीन साहब को भेजूंगा. इसमें कुछ जजमेंट पर्टिकुलरली, मैं एक ये जजमेंट है जयचंद्रन अलॉयड का मद्रास हाई कोर्ट का. इट इज वन ऑफ द फैंटास्टिक जजमेंट and it should be always considered, it should be always referred, because here the power to arrest has been considered. आप अरेस्ट कब कर रहे हैं? आपने सर्च करी और आपने अरेस्ट कर दिया. आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, आपने डिटर्मिनेशन नहीं किया, आपने असेसमेंट नहीं किया. मतलब इससे ड्रैकोनियन क्या पावर हो सकती है कि आप ये भी नहीं बता पा रहे कि उसने चोरी करी है कि नहीं करी. आपने खाली एक प्रिजम्पशन पे किसी को भी अरेस्ट कर लिया. और एक अरेस्ट, इट इज अ सोशल स्टिग्मा. उसका बिजनेस खराब कर देती है, उसकी लाइफ खराब कर देती है, परमानेंट एक सोशल स्टिग्मा लगा देती है. लेकिन प्रोविजन आपने ऐसा बना दिया कि आपको इंस्टेंट सर्वे के दौरान ही वो अरेस्ट कर सकते हैं. इज इट अ राइट प्रोविजन? इट इज अंडर चैलेंज. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. बट दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑर्डर which you can come across. And I would simply say that there are some adverse order also, but ये इमानी मुंजाल का राजस्थान हाईकोर्ट का ऑर्डर है. हालांकि ये पुराना हो चुका. ये प्रोफेशनल थी, चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, लेडी थी, फिर भी इनको आप ये मानकर चलिए 1 साल जेल में रहना पड़े. और ऐसे ही आपको परिधि जैन का ऑर्डर मैं बता रहा हूँ. अगेन अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, because of some technical default, she had to remain in jail for a long time. But then there is a very good judgment of Punjab and Haryana, अखिल कृष्ण मग्गू का, जहां पर उन्होंने कहा है कि प्रोफेशनल को, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या एडवोकेट हो, उसको रैंडम किसी के स्टेटमेंट के बेसिस पे, जो मैं बार बार कहता हूँ, क्लाइंट ने कह दिया कि भाई पंकज गिया जी के पास सारे अकाउंट्स पड़े हैं, वही अकाउंट करते हैं, सारी चीजें वही करते हैं, उस बेसिस पे आप नहीं कर सकते. आपको समझना पड़ेगा कि उनका, अगर वो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी कर रहे हैं, आपको सम्मन दिया, एक प्रोफेशनल को सम्मन दिया, प्रोफेशनल सम्मन में गया, तो वहां पर प्रोफेशनल क्या जवाब देगा? वो यही कहेगा मेरे पास जो डाटा आता था वो मैं रिटर्न में भर के अपलोड कर देता था. इट वॉज नॉट माई ड्यूटी टू चेक. मैं टेक्निकलिटी चेक कर सकता हूं, मैं ये चेक नहीं कर सकता किसने उसको माल बेचा, किससे उसने खरीदा, आईटीसी उसने जो क्लेम करी है वो राइट डीलर की करी है या नहीं करी है, वो किस तरह का बिजनेस करता है. अगर यही मेरे को करना होता तो मैं बिजनेस कर लेता. तो दीज आर द एस्पेक्ट्स वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड, वेयर यू हैव टू सी कि आपको ये सब चीजें नहीं करनी पड़ेगी. और इसके लिए So friends, I think अगर हम समन्स से घबराना चाहते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है. It is part and parcel of life. Enjoy it. Sometimes I always say, sometimes there is an opportunity in adversity. So it is an adversity and it is an opportunity. Don't worry about the stringent provisions. They come and go. सरकार कह रही है ना कि हम डिक्रिमिनलाइज कर रहे हैं माइनर ऑफेंसेस को. अभी तक उन्होंने बाकी कंपनीज एक्ट में और कई जगह डिक्रिमिनलाइज कर दिया. जीएसटी में भी थोड़े दिनों में आ जाएगा, या एक आध कोई बड़ा नेता जेल में जाएगा तब और जल्दी डिक्रिमिनलाइज हो जाएगा. सो डोंट वरी अबाउट दैट. मैं एक चीज कई बार एक एनेक्डोट कहता हूं कि चाहे ईडी है, चाहे डीजीजीआई है या अदर सेंट्रल एजेंसीज है, इनको समझ में आ गया कि समन से आदमी ज्यादा घबराता है, असल ऑर्डर पास होने से कम घबराता है. और वो समन से इतना ज्यादा घबराता है कि उसके पीछे वो कुछ भी कर सकता है, जितना टैक्स मांगो वो जमा कराने को तैयार रहता है. तो बट वी हैव टू एडवाइस आवर क्लाइंट, डोंट बी अफ्रेड, इट इज पार्ट एंड पार्सल. स्टेटमेंट है, चलने दीजिए, स्टेटमेंट लेने दीजिए.
जहां पर 5 करोड़ रुपए की लिमिट क्रॉस हो रही है वहां पर दिक्कत है। जहां 5 करोड़ की लिमिट क्रॉस हो रही है वहां पर इट इज द ड्यूटी एज अ प्रोफेशनल टू टेक केयर, ड्यूटी एज अ प्रोफेशनल टू take all precautions. And then in show cause notice, I have already told you, sometimes the technicalities help, sometimes the language helps, sometimes the mode of presentation which you are filing the reply, it helps. So I think this is in brief. I can go, I had gone very fast about the various aspects, but it was a large topic. I had tried to cover the practical aspects and the legal aspects and the theoretical aspects also of all the summons and show cause notice. And I am grateful to Mr. Bhasin for giving me this opportunity, to you all who had taken pains for attending this webinar, my chairman, Shri K.L. Goyal Sahab, a wizard of tax profession, and everybody for seeing my presentation. Thank you, everybody. थैंक यू भैया जी, थैंक यू। अब मैं गोयल साहब से अनुरोध करूंगा कि कृष्णलाल गोयल जी, सीनियर एडवोकेट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, अपने चेयरमैन रिमार्क्स दें। कंक्लूडिंग। बसीन सर, 2 क्वेश्चंस हैं। हाँ बोलिए। नीतिका जी, मेरे भी कुछ क्वेश्चन है। ठीक है सर। अगर आप क्वेश्चन लेना चाहें तो डायरेक्टली ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए। As per my understanding, you have said that statement given before the tax authorities have no evidentiary value. Is it correct? My understanding is that while such statement before police has no evidentiary value, but such statement made before tax authorities can be used against the taxpayer as evidentiary value. Can you please clarify? Yes, you see, what I had said is that we are pleading that the statement taken by before the tax authorities under pressure and coercion have no evidentiary value, because they say that they have the powers of the Civil Procedure Code and Criminal Procedure Code. And then there is a recent Supreme Court judgment, I would share that judgment, wherein the Supreme Court, not in GST, but in case of other acts, had said that the statements taken by NIA or other authorities or NDPS or customs, otherwise they will have no evidentiary value. So it is a tough question which would be fightable in the court, and that is a pleading which is being taken. But that ground has to be taken, that the statement which was taken, it was under pressure, under coercion, and that cannot be considered as an admission. In bail hearing, that is the main plea of the department. रोज हम मुंसिफ के यहाँ, एडीजे के यहाँ या हाईकोर्ट में वो यही कहते हैं, देखो साहब इन्होंने सेक्शन 70 में स्टेटमेंट दे दिया और एडमिशन कर लिया, और हम हाईकोर्ट में यही कहते हैं कि साहब करता क्या, मेरी पिटाई कर रहे थे वो. And that is being considered by the court. There would be a judgment. Right now, there is no judgment, I would admit. But that is then the argument which has to be developed. Next. And sir, they want the case law of Madhya Pradesh. Yes. You want the case law? I would be sharing it with Mr. Bhasin, and he would be sharing it on the group. Okay, thank you so much, sir. Yes. Puri Saab. Yes, sir. Thank you very much for the deliberation. Sir. आपकी बात सुन के तो लगता है डरना नहीं चाहिए, और जब एक सिंगल असेसी को 10 जने घेर लेते हैं और दुनिया भर उसको कानून सुनाते हैं तो वो डर जाता है. और जैसा आपने कहा, प्रोफेसर को जाने नहीं देते, आप जितना मर्जी उसको ट्यूटर कर लो, उसको ऐसा डरा देते हैं कि वो कहता भैया जो तुमने लिखाना लिखा लो, मेरी जान छोड़ो. मेरे एक दूसरा ये बताया, जो रिकवरी प्रोसीडिंग के अंदर उसकी डिमांड थी, उन्होंने आके उसको आरसीएम का क्रेडिट नहीं दिया, टोटल जो उनके हिसाब से डिमांड बनती थी वो ले गई. तो उसके लिए कैन वी फाइट आउट? The only remedy is to file a writ petition, because legally proceedings तो आपके पास है नहीं जी. और जो आपकी पहली बात थी कि 10 आदमी घेर लेते हैं और उसको बेचारे को कर देते हैं, तो देखो साहब, जिसके पास पैसा नहीं है देने को, वो तो कहता है 10 क्या 100 जने आ जाओ, मेरा क्या बिगाड़ लोगे. और जिसके पास पैसा है तो वो कहता है पैसा ले लो, मेरी जान छोड़ दो. तो इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट टू क्लाइंट. अपन कह नहीं सकते पैसा उसका है, अपना नहीं है. अपन एडवाइस कर सकते हैं खाली उसको. अच्छा, दूसरा, कैन द क्लाइंट इंसिस्ट की दिस समनिंग शुड बी रिकॉर्डेड, वीडियो रिकॉर्डिंग?
latest judgment of the Supreme Court, latest direction of the Supreme Court, which says that NIA, Police Thana, all investigation agency, they should have a CCTV and interrogation should be there in on the CCTV. That refer to that judgment. Latest guidelines by the Supreme Court, just a week back. नहीं, मगर उसके अंदर वो साउंड रिकॉर्डिंग नहीं होती ना, सिर्फ पिक्चर आती है कि वो देखते कि मार पिटाई ना हो, आदमी हाँ। हरास ना कर रहे हो। हाँ, और दूसरा, अब ये आप देखिए, क्लाइंट को सारा कानून तो आप पढ़ा नहीं सकते, देयर इज नो हाँ। वे। हाँ। और उसको 2-3 चीजें मोटी मोटी समझा देते कि आपसे ये पूछेंगे, वो कहता है वो तो पूछा था मगर उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा और ये और पूछ लिया, तो उसका मैं क्या जवाब देता। सर, इसके लिए क्या हम ऐसे नहीं कह सकते that somebody in my office is looking into this and I don't look into every nitty gritty और मैं कह रहा हूँ आपको, आपके क्लाइंट को कह दो कि मेरे को नहीं मालूम। वही अब हमने यही समझ लिया है कि क्लाइंट को बोले कि जहां तुमको लगे बोलो, मुझे नहीं पता। बिल्कुल, आपको उसको हैरेसमेंट क्या करेंगे मैं बताता हूँ। उसको 2 बजे तक रात को बिठा के रखेंगे, उसको कहना खाना पीना, हम तो रोज कहते हैं खाना पीना घर से खा के जाना भैया, बाद में वहां पे 10 घंटे खाने पीने कुछ नहीं मिलेगा। और वो 9 बजे उसको स्टेटमेंट के दौरान कह सकता है वो कि साहब मुझे भूख लग रही है, खाने जाना है, और ब्रेक देते हैं वो डिनर के लिए। ऐसा नहीं है। और 3 दिन बुला लेंगे। मगर आफ्टर ऑफिस आवर्स बिठा सकते हैं? आफ्टर ऑफिस आवर्स में इट इज अ कंटिन्यूइंग इंक्वायरी बिठा सकता है। आप शिकायत किसको करने जाओगे? समन अगर शो कॉज आया है या समन में तो ठीक है, शो कॉज में तो दे कैन ओनली आस्क यू टू एक्सप्लेन व्हाई। शो कॉज में तो जाना ही नहीं है, आप मेल से भेज दो जवाब। आप जाते क्यों? ठीक। हाँ, शो कॉज में तो आपको जाना ही नहीं है, आपको मेल पे भेजो और उसकी पावती वहां पे डाक काउंटर पे भिजवा दो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आगे से कोई समन आए, हाँ, तो बेस्ट यही है कि किसी ऐसे आदमी को भेजा जो उसकी जीएसटी की, जिसको सारे अफेयर्स की नॉलेज हो। ऐसे आदमी को भेजना चाहिए जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं हो। आप गलत बोल रहे हैं पूरी रात। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। ठीक है। एक क्वेश्चन और है that डू यू सजेस्ट that we should reply to the summons in writing in the very first time? Yes, you should. मैं तो हमेशा कहता हूँ फर्स्ट समन में you should send a brief note, reply, take an adjournment and go in a second summon, so that the first summon reply comes on record. ये वर्बल भी चीजें मांग लेते हैं कि अच्छा ये भी और दे देना, ये भी और दे देना, ये भी और दे देना। तो अपना वर्बल जवाब दे दो अगली बार जाके कि साहब पता नहीं भूल गया मैं तो। कोई नहीं चलता। मैं ये कह रहा हूँ यू हैव टू बी समटाइम्स वेरी स्ट्रिक्ट। और एक चीज हमको समझनी पड़ेगी, मैं बार बार ये कहता हूँ सर कि वो जो पुरानी टाइप था ना वो चेंज हो गया, अब मेल पे जाती है। मैं कोई भी आदमी मेरा डिपार्टमेंट जाता है पहले मेल करता हूँ, एडजॉर्नमेंट भी पहले मेल करता हूँ, बाद में वहां पे फिजिकल भेजता हूँ। वो कहता है ना मैं नहीं लूंगा, मेरा जूनियर कहता है वेरी गुड सर थैंक यू मत लो, हमने मेल कर दिया। हम तो रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट एडी भेज देते हैं। नहीं, वो उससे ज्यादा मेल अच्छी है। मेल अच्छी, जिस मेल से सम्मान आया है, जिस मेल से सम्मान आया है, वरना सबकी मेल आईडी है आजकल। ठीक। और आपके पास नहीं मिल रही मेल आईडी तो आप कमिश्नर को मेल कर दो और लिख दो कि ये इसके लिए उसकी मेल आईडी उसको मिल नहीं रही, प्लीज ट्रांसफर इट टू हिम। Okay, that means you can send it to anybody in the department, referring to the commissioner, to the jurisdictional commissioner. ठीक। Thank you, sir. Thank you. Sir, एक question है, would it be advisable to carry draft reply if some information has already been asked by authorities? नहीं, draft reply नहीं, you can say आप you don't say it a draft reply because there is no question asked. You can always say a short note on the business activities. And what if there is no document identification number mentioned in the summon? वो तो आप निर्मला सीतारमन जी बार बार कहती है कि उसको फाड़ के कचरे के डब्बे में डाल दो। हाँ, तो हम तो फाइनेंस मिनिस्टर की बात मानते हैं। अपने AIFTP के प्लेटफॉर्म पे फाइनेंस मिनिस्टर आई थी अभी और उन्होंने ये कहा है यही बात। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर से ज्यादा पावरें तो ऑफिसर्स के पास हैं। हाँ, वो तो हमेशा ही रहेंगी, वो तो हमेशा ही रहेंगी। गोयल साहब, अगर ये अपनी ब्यूरोक्रेसी को सुधार लेना तो आधी परेशानी खत्म हो जाए।
जिस दिन ब्यूरोक्रेसी सुधर जाएगी ना, तो हमारा कोई काम नहीं तो एक बात आपको सोचनी पड़ेगी कि सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती हैं, किंतु ब्यूरोक्रेसी को या पॉलिटिशियंस को या इवन उन बिजनेसमैन को जो रेगुलर टैक्स एवेजन का काम करते हैं, या उन प्रोफेशनल्स को जो दुकानें चलाते हैं कि इस तरह आप बेईमानी करो, तब दुनिया का सारी प्रॉब्लमें खत्म हो जाएंगी। प्रॉब्लम इसलिए हो रही हैं कि ऑफिसर्स भी करप्ट हैं, पॉलिटिशियंस भी करप्ट हैं, और हमारे दुकानदारों में भी अगर हम ज्यादा ना कहें तो 1% लोग बेईमानी करके काम करना चाहते हैं। और जब प्रोफेशनल्स एडवाइस देने लग जाए कि आप ऐसा करो, हम आपको कोई बुलाएगा नहीं, तब हम क्या करेंगे? हम अकेले ब्यूरोक्रेट्स को क्यों कह रहे हैं? सभी हमारे इस तरह के पार्ट एंड पार्सल हैं। मगर जब से उन्होंने कर दिया ना कि एनी पर्सन हु असिस्ट्स इन फेक इनवॉइस इन्वेस्टमेंट, बातें हैं, कौन से कोर्ट में डिसाइड हो रहा है केस? 20-20 साल मतलब हमारे कोर्टों में करप्शन के केस चल रहे हैं। जब उसको सजा हो जाती है तो अपील में वो स्टे ले लेता है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। हमारे पंजाब में मैं तो 10 केस जानता हूँ, IAS ऑफिसर्स को पनिशमेंट भी हुई है और उनको मतलब रिटायर हुए को 15-15 साल हो गए, USA में सेटल हुए हैं और उनको कोई नहीं बुला रहा, अपील सुनी नहीं जा रही। उसकी उम्र 80 साल हो गई, 80 साल के वक्त ये कह देंगे इसको छोड़ दो। ये तो चल रहा है। हाँ जी प्लीज। थैंक यू गोयल साहब, प्लीज अब आप कंक्लूड करिए। घिया साहब, आपने इलेबोरेटली सारा GST लॉ को डिस्कस किया। मुझे तो फ्रैंकली स्पीकिंग आपके शायद नोटिस में हो, मैं GST को ज्यादा स्टडी नहीं किया, संदीप कर रहा है। तो एनी हाउ जितना मैंने पढ़ा है, मैंने एक तो जो आप स्टेटमेंट के लिए जो कहा है वो बहुत अच्छी बात की है कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के वक्त अगर हम रीट्रीट भी उसको करना है, स्टेटमेंट को उसको वापस लेना चाहते हैं, तो अगर उसी दिन हम कोई मैसेज डाल दें या नेक्स्ट डे मैसेज डाल दें कि हमें इतनी कंपल्शन में हमारी कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है, या तो मतलब मैं उसको नहीं कहा, मुझसे जबरदस्ती लिखाया गया, मुझे अरेस्ट का वो करा गया, तो दैट विल हेल्प अस। Otherwise, ordinarily courts have held many a times in taxation proceeding, as Madam was saying, that this kind of admission and this kind of statement is admissible. और जब तक आप उसको ये वापस नहीं लिया या लिखकर नहीं वापस लिया, तब तक अगर उसको लेट हो गया तो कोर्ट्स उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात है, उन क्वेश्चंस का जवाब जब आप वापस ले रहे हैं स्टेटमेंट, उसका जवाब भी आपको लिखकर देना चाहिए कि इसका मैं ये कहना चाहता था। दूसरी बात है, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लमें आ रही हैं, मैंने जो केसेस हमारे ऑफिस में किए हैं, उसमें जब आपको समन्स दिए जाते हैं, हम उसको जितना मर्जी ट्रेन करके भेज दें, समझा के भेजें, हमने कुछ चोरी करने के लिए उसको समझाना नहीं है। हमने उसको कहना है कि जो राइटफुल स्टेटमेंट है वो दे दो, और जो हमें नहीं पता वो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर, जरूरी नहीं हमारे अकाउंटेंट को पता है, हमारे मतलब ऑफिस में फलां आदमी को पता है। तो इसका मतलब जब उसको रात के 2-3 बजे तक होते हैं, हमारे केस में मतलब हाई कोर्ट हैज ग्रांटेड द स्टे फॉर रिकवरी ऑफ द टैक्स। उन्होंने उसके दूसरी दुकान, तीसरी दुकान इतनी रेट्स की कि अल्टीमेटली दे गॉट द टैक्स डिपॉजिटेड। और जब हमारे पास वो आए, कहते हैं जी क्या किया जाए, तो हमने कहा कि ऑलराइट वी शैल चैलेंज इट इन द हाई कोर्ट। वो कहता है मेरे तो 10 बिजनेस हैं, मैं इस काम में नहीं पड़ना चाहता, मुझे 1 करोड़ 2 करोड़ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बात जरूर है कि उसने कोई ऑफेंस नहीं किया था, उसके बावजूद ही वांट्स टू डू द बिजनेस। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। हमारे प्रोफेशनल्स को एक बात करनी चाहिए